दोलन एवं तरंगे के पेपर में हम दोलनों के बारे में बात कर रहे हैं, सरल आवर्त गति के बारे में बात कर रहे हैं। इससे पहले के लेक्चर्स में हमने सिंपल पेंडुलम, सरल दोलक, मरोड़ी दोलक, स्प्रिंग से जुड़े हुए द्रव्यमान, इन सब के बारे में और मरोड़ी दोलक के अनुप्रयोगों के बारे में जानकारी प्राप्त की है। आज हम इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन की बात करेंगे। विद्युतीय परिपथों में दोलन किस तरह से होते हैं। विद्युतीय परिपथ में 3 कंपोनेंट महत्वपूर्ण हैं। एक प्रतिरोध, दूसरा प्रेरक कुंडली और तीसरा संधारित्र। प्रतिरोध के बारे में आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। प्रतिरोध ओम के नियम पर आधारित है। ओम के नियम के अनुसार उत्पन्न विभवांतर प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है और विभवांतर और धारा का अनुपात उस अवयव के प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है। इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो डिवाइसेस ओम के नियम का पालन करती हैं उन्हें ओमिक डिवाइसेस कहते हैं। प्रतिरोध परिपथ में धारा से ऊर्जा प्राप्त करता है, गर्म होता है और ऊष्मा के रूप में उस ऊर्जा को बाहर निकालता है। प्रेरक कुंडली और संधारित्र ये 2 ऐसे डिवाइस हैं, ऐसे कंपोनेंट हैं जो ओम के नियम का पालन नहीं करते, इसलिए इन्हें नॉन ओमिक डिवाइसेस कहा जाता है। पहले हम प्रेरक कुंडली के बारे में बात करेंगे। प्रेरक कुंडली फैराडे के, आप जानते हैं फैराडे के नियम के अनुसार यदि इसमें चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा, ये प्रेरक कुंडली, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और वो प्रेरित विद्युत वाहक बल इस कुंडली में ऊर्जा के रूप में इकट्ठा होता है। इसकी ऊर्जा चुंबकीय फ्लक्स के रूप में, चुंबकीय क्षेत्र के रूप में उपस्थित रहती है और यह ऊर्जा 12 Li² इस तरह से प्रदर्शित की जाती है। यानी एक बार इस कुंडली में धारा प्रवाहित होने पर जब इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है तो इसके पास कुछ ऊर्जा इकट्ठी रहती है। डीसी परिपथ में, क्योंकि ये आप जानते हैं तांबे के तार की बनाई जाती है, लंबा तांबे का तार है और तांबे का तार डीसी परिपथ के लिए हम लगभग 0 प्रतिरोध मानते हैं उसका, इसका प्रतिरोध 0 होगा। ये शॉर्ट सर्किट की तरह से काम करती है, बंद परिपथ की तरह से काम करती है। और एसी सर्किट होने पर, जब एसी सर्किट में हम इसका व्यवहार देखते हैं तो एसी सर्किट में इसके लिए प्रतिबाधा परिभाषित की जाती है ZL = jωL। ये प्रतिबाधा इसका पूरी तरह से प्रतिरोध ही है। यानी एसी परिपथ में ये इस कुंडली में कुछ प्रतिरोध भी उत्पन्न होता है जिसे हम प्रतिबाधा के रूप में जानते हैं, jωL के रूप में। अब आए हम संधारित्र पर। आप सब जानते हैं संधारित्र की प्लेटों पर आवेश इकट्ठा होता है और दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र बनता है। ये अगर ये संधारित्र है, इसके एक प्लेट पर पॉजिटिव, एक प्लेट पर नेगेटिव आवेश बनेगा और इन प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र बनेगा और विद्युत क्षेत्र के रूप में इसकी ऊर्जा संरक्षित रहती है। तो इसकी ऊर्जा विद्युत क्षेत्र के रूप में रहेगी। दोनों प्लेटें बिल्कुल एक दूसरे से अलग हैं, जुड़ी हुई नहीं है। तो जब इसे डीसी परिपथ में लगाया जाएगा तो इसका प्रतिरोध अनंत रहेगा। यह खुले परिपथ की तरह से काम करती है। एक बार जब इस संधारित्र को आवेशित कर दिया जाए तो अब इसके पास आवेश इकट्ठे हो जाते हैं। इसके बाद ऊर्जा है, इसकी ऊर्जा को इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है 1/2 Q² या 1/2 CV²। ये इसके लिए विद्युत क्षेत्र की ऊर्जा है। यानी जब एक बार एक संधारित्र आवेशित हो गया तो अब इसके पास ऊर्जा भी है, आवेश भी है। यह अपने आवेशों को इस परिपथ में प्रवाहित कर सकता है।
और एलसी ऑसिलेशन में बिल्कुल यही होता है। फैराडे का नियम यहाँ लिखा हुआ है, L di/dt, पोटेंशियल कैपेसिटर के ऊपर, संधारित्र के ऊपर विभव का मान EC = Q/C। तो आप इस परिपथ को देखें, इस परिपथ में जब आप एक बार मान लिया हमने डीसी विभव लगाया तो क्या होगा, यह संधारित्र आवेशित हो जाएगा, इसकी दोनों प्लेटों पर आवेश इकट्ठे हो जाएंगे, इसमें ऊर्जा बनी रहेगी, विद्युत ऊर्जा। अब हम इस डीसी विभव को हटा लें तो यह संधारित्र, इसके पास ऊर्जा भी है, इसके पास आवेश भी है, तो यह अपने आवेशों को इस परिपथ में प्रवाहित करता है। किस रूप में? धारा के रूप में। यानी अब यह धारा प्रवाहित करना प्रारंभ करता है। यहां पर जब कुंडली पर विद्युत धारा के मान 0 से अधिकतम पहुंचता है तो कुंडली के विद्युत धारा के मान में परिवर्तन होता है। कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स आप जानते हैं धारा पर निर्भर करता है, तो इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। जब संधारित्र से पूरे आवेश इस कुंडली में प्रवाहित हो जाएंगे तो अब कुंडली के पास विद्युत वाहक बल है, कुंडली के पास चुंबकीय ऊर्जा है, यह अपने विद्युत वाहक बल को इस परिपथ में प्रवाहित करेगा। उससे क्या होगा, धीरे धीरे यह संधारित्र पुनः आवेशित होने लगेगा, इसकी प्लेटों पर पुनः आवेश इकट्ठा होने लगेगा। यानी आधे चक्र के लिए संधारित्र से प्रेरक कुंडली की ओर धारा प्रवाहित होती है। जब प्रेरक कुंडली पूरी तरह से आवेशित हो जाती है, प्रेरक कुंडली पर प्रेरित विद्युत वाहक बल आ जाता है, तो अब प्रेरक कुंडली बैटरी का काम करती है और यह अपनी धारा को इस परिपथ में प्रवाहित करती है, जिससे यह संधारित्र फिर आवेशित हो जाता है। जब संधारित्र आवेशित हो जाता है उस समय तक इसका विद्युत वाहक बल समाप्त हो जाता है। अब पुनः संधारित्र अपने आवेशों को धारा के रूप में इस कुंडली को प्रदान करना प्रारंभ करता है। तो आप देख रहे हैं आधे चक्र में संधारित्र ने अपने आवेश प्रवाहित किए और आधे चक्र में इस कुंडली ने विद्युत वाहक बल के कारण इस परिपथ में धारा प्रवाहित करी, संधारित्र को आवेशित किया। इस तरह से इस परिपथ में दोलन होते हैं। इस परिपथ में दोलन कौन कर रहा है? इस परिपथ में दोलन आवेश कर रहे हैं और आवेशों को हम धारा के रूप में बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। धारा आवेशों के परिवर्तन की दर होती है, तो हम इसे कह सकते हैं या तो इसमें आवेश दोलन कर रहे हैं या इसमें धारा दोलन कर रही है। आवृत्ति निकालने के लिए दोनों इस परिपथ का विभव देखें हम, EC = Q/C और फैराडे और लेंज नियम से EL = -L di/dt। फैराडे नियम है EL = L di/dt। यह नेगेटिव साइन लेंज नियम के कारण लगाया जाता है क्योंकि कुंडली उन्हीं परिवर्तनों का विरोध करती है जो परिवर्तन उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न कर रहे हैं। ये कुंडली का अपना स्वभाव है, इनर्शिया है। लेंज नियम के कारण ये नेगेटिव साइन यहाँ लगाया जाता है। हम इस समीकरण के लिए किरचॉफ की विभव की सभी इक्वेशन लिखें तो EL + EC। अब इसमें विभव सोर्स नहीं है परिपथ में, एक बार आवेशित होने के बाद विभव सोर्स हमने हटा लिया है, तो EL + EC = 0। यह समीकरण हमें प्राप्त होगी। धारा के मान को अगर हम आवेश के रूप में लिखें तो यह समीकरण हमें इस तरह से प्राप्त होगी, d2q/dt² + q/LC = 0। इस इक्वेशन को, इस समीकरण को जब आप सरल आवर्त गति की इक्वेशन ऑफ मोशन से मैच करते हैं तो कोणीय आवृत्ति या ω², कोणीय आवृत्ति हमें मिलती है 1/LC। इसी से हम आवर्तकाल निकाल सकते हैं। इसी से यहाँ पर जो आवेश दोलित हो रहे हैं उनकी आवृत्ति निकाली जा सकती है।
यह आवृत्ति F0 इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट LC होगी, यानी आवृत्ति पूरी तरह से प्रेरक कुंडली और संधारित्र के मान पर निर्भर करती है। प्रेरक कुंडली और संधारित्र का मान हम यहाँ पर रखें तो इस परिपथ के लिए हम अनुनादी आवृत्ति निकाल सकते हैं। आगे हम जब अनुनाद इसका परिभाषित करेंगे तो हम देखेंगे कि अनुनाद के समय इसमें धारा अधिकतम प्रवाहित होती है। तो जो आवृत्ति इस परिपथ की है, अगर उसी आवृत्ति की धारा इसमें काम में ली जाए तो उस समय धारा का अधिकतम उपयोग किया जा सकता है। इसी आधार पर इस परिपथ में दोलन होते हैं। विशेष ध्यान रखें, दोलन कौन कर रहा है? दोलन आवेश कर रहे हैं, लेकिन किस रूप में? धारा के रूप में। एक बार धारा इस दिशा में, एक बार धारा इस दिशा में। अब अगर हमारे साथ समस्या ये है कि हम न तो पूर्णतया प्रेरक कुंडली बना सकते हैं और न पूरी तरह से हम संधारित्र बना सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं डीसी परिपथ में तो ये संधारित्र की तरह से व्यवहार करता है और एसी परिपथ में ये प्रेरक कुंडली की तरह से व्यवहार करती है। लेकिन एसी परिपथ में इस संधारित्र का भी कुछ प्रतिरोध होता है जो इसकी प्रतिबाधा के रूप में आता है, ZC = 1/j⍵c, और प्रेरक कुंडली का भी कुछ प्रतिरोध होता है। इन प्रतिरोधों के कारण ZL और ZC, इन प्रतिरोधों के कारण इस परिपथ में धारा का क्षय होता है और धीरे धीरे यह ऑसिलेशन क्षीण होते जाते हैं। जैसे धारा का मान कम होता जाता है वैसे वैसे यह ऑसिलेशन धीरे धीरे क्षीण होते हैं। जब हम आगे अवमंदित आवर्त गति करेंगे तब हम इसी तरह के दोलनों की बात करेंगे। थैंक यू। 12 मिनट 6 सेकंड। तो कौन निशान आ जाएगा? 12 मिनट 6 सेकंड। खूब लिखा है यार, चल तो रही है।